नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गई यूपी बुलेटिन का एक बार फिर से, जहां बात करेंगे बलिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में गढ़वार रोड स्थित एक नर्सरी से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। बलिया में कोतवाली थाना क्षेत्र के गढ़वार रोड स्थित एक नर्सरी के बाहर से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 2 संदिग्धों द्वारा दी गई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इस मामले को लेकर 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर ट्रैक्टर मालिक का कहना है कि मेरा ट्रैक्टर 3-4 दिन से नर्सरी के बाहर खड़ा था। 16 जनवरी की रात करीब 2:29 पर 2 अज्ञात लोगों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ली गई है। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अभी तक ट्रैक्टर और ट्रॉली बरामद नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया गया है। वहीं इस मामले में बलिया नगर के सीओ गौरव कुमार का कहना है कि 19 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर ली जाएगी। मेरा नाम मुकेश यादव है और मेरी नर्सरी है ग्रीन एप्पल नर्सरी। मेरे पिताजी का नाम राम सिंह यादव है। क्या हुआ है आपके यहाँ? ये मेरा ट्रैक्टर 3-4 दिन से खड़ा था बाहर मेरी नर्सरी के, जो कि गढ़वार रोड परबंदापुर में है। और रात 16 तारीख को रात में 2:29 पर ये 2 लोगों द्वारा, जो कि अज्ञात हैं, वो चोरी कर लिया गया है। और जब मैं सुबह आया हूँ तो मुझे पता चला कि ट्रैक्टर अपनी जगह पे है नहीं। मेरे वर्कर्स ने बताया और तुरंत ही हमने 100 नंबर डायल करके पुलिस वालों को बुलाया और तुरंत हमने कोतवाली जाके सूचित किया, जो भी थानेदार थे वहाँ पे। लेकिन और हमने कहा कि एफआईआर लिखी इसमें, बट उन्होंने कोई एफआईआर नहीं लिखी। एफआईआर हमारी 19 तारीख को, यानी कि 4 दिन के बाद। और हम सुबह से लेकर शाम तक हमने हर गली, हर चौराहा, हर मस्जिद, हर जगह हमने जाके सीसीटीवी फुटेज खंगाला कि कहाँ कहाँ किस तरीके से ट्रैक्टर गया है, लेकिन फिर भी कोई सहायता नहीं मिली हमको अभी तक। आपके पास सीसीटीवी फुटेज है? जी हाँ, मेरे खुद के सीसीटीवी फुटेज है, जो कि एकदम पूरा क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है। उसको तक पुलिस वाले क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें 2 शख्स, जिसमें से एक का चेहरा हल्का फुल्का क्लियर भी आ रहा है। ये दिनांक 19 जनवरी 2025 को थाना कोतवाली में प्रार्थी मुकेश यादव के द्वारा एक तहरीर दिया गया है कि 16 तारीख की रात को इनकी ट्रैक्टर जो है 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी किया गया है। इस संबंध में इनके द्वारा जो है सीसीटीवी फुटेज भी प्रदान किया गया है, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति जो है नज़र आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा इसमें जो है टीम गठित किया गया है और इसमें जो तलाश की जा रही है, इसमें जो है बीटीएस और सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है और जल्द ही जो है इसकी बरामदगी की जाएगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। आगे बताएंगे, बरेली में डिवाइन फैथ फेलोशिप चर्च बहजोई जिला संभल की संपत्ति पर न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बहजोई पुलिस ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर चर्च की संपत्ति पर कब्जा करवा लिया, जबकि सिविल जज चंदौसी में बेदखली का मुकदमा और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पहले से ही जारी थे। देखिए पूरी खबर विस्तार से। बरेली में डिवाइन फैथ फेलोशिप चर्च बहजोई जिला संभल की संपत्ति दुकान संख्या 8 पर माननीय न्यायालय सिविल जज चंदौसी में बेदखली का मुकदमा संख्या 843 सन 2023 विचाराधीन होने एवं एक अन्य मुकदमा संख्या 687 सन 2023 में माननीय न्यायालय द्वारा समस्त संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद बहजोई पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए भूमाफियाओं के साथ हमसास होकर चर्च की संपत्ति पर कब्जा करवा दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल उठवाल है। आप कहाँ से हैं? मैं बहजोई से आया हूँ। डिवाइन फेथ फेलोशिप चर्च का पादरी और प्रबंधक हूँ। अच्छा, यहाँ एडीजी के यहाँ किस मकसद से आए हैं? मकसद यह है कि सर हमारी चर्च की प्रॉपर्टी है, बहजोई पे स्थित है, बहजोई काट बाजार में। वहाँ पर भूमाफियाओं ने पुलिस से मिलीभगत करते हुए दुकान की, चर्च की प्रॉपर्टी और जो दुकान है उस पर कब्जा कर लिया। कई बार मैंने एप्लीकेशन दिया, थाने में जाके 2 बार एप्लीकेशन दिया, एसपी साहब से 3 बार नहीं मिला, डीजीपी साहब से 2 बार मैं एप्लीकेशन दिया, डीएम साहब को दिया, पुलिस प्रशासन ने मिलके चर्च की प्रॉपर्टी पे कब्जा करा दिया। अच्छा, ये कोर्ट का आदेश क्या है आपको? कोर्ट का आदेश है कि उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि जब तक कोर्ट में मुकदमा है तब तक उसमें कोई भी हस्तक्षेप न करे, यथास्थिति बनाए रखे। अच्छा, यहाँ बरेली में एडीजी साहब से मिले, उन्होंने आपसे क्या बताया? एडीजी साहब से मिला, एडीजी साहब ने मेरी बात सुनी और सुनने के बाद कोई सहयोग नहीं किया। पुलिस मेरा कोई सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने बोला कि आप जो है पंचर की दुकान पे धनिया खरीदने आ गए हैं।
अच्छा अच्छा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। रुक करेंगे मेरठ में, जहां तांत्रिक नईम बाबा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, जिसने 9 जनवरी को अपने सौतेले भाई मोइन, उसकी पत्नी और 3 बेटियों की विभत्स तरीके से हत्या की थी। यह मुठभेड़ शनिवार सुबह 3:45 पर हुई, जहां लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन में हुई, जहां आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई दिनों से प्रयास कर रही थी। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मेरठ में सौतेले भाई और उसके परिवार की विभत्स तरीके से हत्याएं करने वाले तांत्रिक नईम बाबा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। ये मुठभेड़ शनिवार सुबह तड़के 3:45 पर लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन में हुई। नईम ने 9 जनवरी को अपने भाई मोइन, उसकी पत्नी और 3 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद वो 3 बेटियों और मां की लाश को बेड के अंदर पैक करके भाग गया था। पुलिस को आरोपी तांत्रिक नईम बाबा की इस मामले में कई दिनों से तलाश थी। उसे पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई थी। सर, ये लिसाड़ी गेट में जो घटना हुई थी उसमें अब क्या अपडेट है? लिसाड़ी गेट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपये का इनामी अपराधी भी था और काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ये 50,000 रुपये का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ये आज पुलिस मुठभेड़ में ये कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने ऐसे राज्य थे और जिले थे जहां पर ये वांछित बताया गया है? उसके कितने केस अभी तक डिस्क्लोज हुए हैं? अभी तक 2 प्रदेशों की हमें जानकारी है, जिसमें कि दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंब्रा थाने में इसमें हत्या के आरोप में ये वांछित चल रहा था। और ये अपना भेष बदलकर, जगह और नाम, परिवार इत्यादि बदल कर रह रहा था। और यहाँ पर भी इसने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसके बाद से ये निरंतर फरार चल रहा था। इसका एक अन्य साथी भी है जो कि वांछित चल रहा है, उस पर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार है। पुलिस टीमें लगी हैं, उनकी गिरफ्तारी में भी शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर की रिपोर्ट। आगे बताएंगे, शाहजहांपुर में पंचायत सहायकों के समर्थन में नायक टाइगर फोर्स ने चेतराम विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पंचायत सहायकों ने सरकार से मानदेय बढ़ाने और समय से भुगतान की मांग की, अन्यथा विरोध और धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में पंचायत सहायकों की ग्राम पंचायत में सचिव के भांति कठिन कार्यशैली और जिम्मेदारी को देखते हुए पंचायत सहायकों की समस्याओं को लेकर नायक टाइगर फोर्स संगठन के पदाधिकारी ने पंचायत सहायकों के समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं संगठन के पदाधिकारी शक्ति कुमार कनौजिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो चेतराम जो है बोआ विधानसभा से जो इस समय जो पंचायत सहायक को लेकर जो आज जो है अपने संगठन से आप ज्ञापन दे रहे हैं, तो आखिर आपकी क्या मांगे हैं? पंचायत सहायकों के हित में हमारा जो संगठन है नायक टाइगर फोर्स एंटी करप्शन एंटी टाउचर एसोसिएशन आज जो है ज्ञापन दे रहा है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चेतराम विधायक के द्वारा विशेष स्तरीय ज्ञापन जो है आज सौंप रहे हैं। इसमें प्रमुख मांगे हैं, मानदेय बढ़ाना चाहिए, 26,910 रुपये न्यूनतम किया जाए, जिससे इनका भरण पोषण हो सके। दूसरा है अनुबंध प्रणाली को ख़त्म किया जाए और इन लोगों को स्थायी किया जाए। और तीसरी मांग है पंचायत सहायकों को स्थानांतरण नीति लागू की जाए, जिनसे इन लोगों को कोई प्रकार की समस्या न प्रकट हो। चौथी मांग है पंचायत सहायकों द्वारा ग्राम पंचायत में सचिव के समान कार्य कर रहे हैं पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर इन लोगों को आरक्षण प्रदान किया जाए। वहीं 5वीं मांग है हमारी, पंचायत सहायकों द्वारा विभिन्न सर्वेक्षण ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं, उन उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल फ़ोन और टैबलेट प्रदान किए जाएं, जिससे इन लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वहीं 6ठी मांग है हमारी, आयुष्मान कार्ड से इन लोगों को जोड़ा जाए, जिससे ये लोग स्वस्थ होकर अपना काम शांतिपूर्वक से अच्छे से कर पाएँ। अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरे प्रदेश में रोड जाम होंगे। और इन लोगों की समस्या है, पंचायत सचिव जो हैं ग्राम विकास अधिकारी के समान ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कार्य कर रहे हैं। अनुबंध प्रणाली खत्म की जाए और हम लोगों का मानदेय जो ग्राम निधि से लगता है वो ग्राम निधि से ना लग करके राज्य सरकार से लगाया जाए सीधे, ताकि हम लोगों का सैलरी के लिए डेली डेली लड़ना ना पड़े, रोना ना पड़े। एक तरीके का हम लोगों का रोना हो रहा है कि प्रधान सैलरी नहीं दे रहे हैं, ये है, तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि 6,000 रुपये हम लोगों को मानदेय मिलता है, उसमें हम लोगों को ब्लॉक भी जाना पड़ता है, तो हम लोगों के खर्चे नहीं निकल पाते हैं, तो हम लोग इस तरीके से जॉब कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोगों की जो है 6 सूत्री मांगे हैं
एक तो सबसे पहले ये अनुबंध प्रणाली खत्म करके राज्य सरकार से हम लोगों का मानदेय लगाया जाए, और उसके बाद हम लोगों को जो सेक्रेटरी के लिए मतलब जो पद खाली पड़े हैं उनमें हम लोगों की रिक्तियां जो भरा जाए, और उनको हम लोगों को आरक्षण देना चाहिए उस पर, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इतने दिनों से 3 साल लगभग हो चुके हैं कंप्लीट, 4थी साल चल रही है, तो इसमें हम लोगों ने अच्छा खासा अपना जो है नॉलेज कमाया है उसमें, उस फील्ड में ही। तो इसलिए हम लोगों को अच्छा सा एक आरक्षण दिया जाए ताकि हम लोग उसमें अग्रसर हो सकें। और उसके बाद हम लोगों की मांग ये है कि जो हमारे बड़ा गांव, हमारे पुबाया ब्लॉक से अभी कल न्यूज़पेपर में निकला है कि 11 ग्राम पंचायतें नगर पालिका में सम्मिलित हो रही हैं, तो उनको सम्मिलित किया जाए। हम लोग खुश हैं, हमारे गांव का डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसमें हम लोगों का क्या रोल रहेगा? पंचायत सहायकों का जॉब जाएगी या उनको कुछ अच्छा पोस्ट मिलेगा, या फिर उनके लिए क्या सरकार करेगी? तो आपकी क्या मांग है शासन से इसमें? शासन से हमारी मांग है कि हम लोगों को जो है पोस्ट पे रखा जाए, क्योंकि अगर गांव खत्म हो रहा है तो पंचायत सहायक खत्म हो जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोगों की मांग ये है कि अगर नगर पालिका में सम्मिलित हो रहा है तो हम लोगों को भी पोस्ट में जो है आगे बढ़ाया जाए। मानदेय की राशि लगभग कितनी होनी चाहिए? मानदेय की राशि हम लोगों की 26,910 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि जो कि 350 रुपये पर डे एक मजदूर कमा रहा है, और हम लोग गांव के टापर हैं, तो हम लोगों को 200 रुपये में तो गुजारा भत्ता नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को मानदेय 26,910 रुपये किया जाना चाहिए। लोगों का अनुबंध खत्म करके स्थायी किया जाए हम लोगों को, और जो मानदेय जो है हम लोगों को प्रधान और सचिव के अंडर से हटा के डीबीटी के माध्यम से दिया जाए। ग्राम पंचायत में जो हमें ब्लॉक स्तर से जो हम लोग को काम दिया जाता है, वो लोग हम जिम्मेदारी और समय से करते हैं, वो हम अपने पर्सनली फ़ोन से करते हैं। उसमें जैसे काफ़ी ऐसे हैं, जैसे रेट्रोफिटिंग है, फैमिली आईडी है, जीरो पॉवर्टी है, बहुत से काम है, आयुष्मान कार्ड है, वो हम सब लोग बनाते हैं, अपने फ़ोन से करते हैं। उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम लोग को एक टैबलेट दिया जाए, उससे हम अच्छे से काम कर सकें और अपने गाँव का हम विकास कर सकें। इनकी एक सबसे बड़ी मांग है कि अनुबंध प्रणाली खत्म की जाए और मानदेय में वृद्धि की जाए। मानदेय प्रधान और सचिव के माध्यम से न किया जाए, सीधे राज्य द्वारा किया जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। आगे बात करें खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव जिला अस्पताल का देर रात भाजपा एमएलए पंकज गुप्ता ने निरीक्षण किया है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों को लेकर की जा रही लापरवाही की पोल खुलकर सामने आ गई है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव जिला अस्पताल का देर रात भाजपा एमएलए पंकज गुप्ता ने निरीक्षण किया है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों को लेकर की जा रही लापरवाही की पोल खुलकर सामने आ गई है। निरीक्षण में इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की बेड पर चादरें तक नहीं मिली। वहीं एमएलए बोले ये सब क्या है या नहीं चलेगा। डॉक्टर द्वारा मरीज को रेफर करने पर एमएलए ने सीएमएस से कमेटी गठित कर जांच के लिए कहा है। इलाज सही न होने से एक लोगों ने आपको फोन किया था कि इलाज सही नहीं हो रहा, जिला अस्पताल में आप पहुंचे थे, क्या मामला था पूरा? दुर्भाग्य से जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे सरकारी चिकित्सालयों में हो, लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ डॉक्टर के लापरवाही के कारण वो शायद सुविधाएं आम जनमानस तक नहीं पहुंच पा रही। इससे निश्चित रूप से सरकार की मंशा और कहीं ना कहीं जनता में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कल भी इसी प्रकार की घटना घटी, जब किसी एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया कि वहाँ पर उसका मरीज है, पेशेंट है और उसकी देखभाल नहीं हो पा रही। मेरे चिकित्सकों से वार्ता के बाद उन्होंने मुझको यहाँ अवगत कराया और आश्वासन भी दिया कि स्थिति ठीक है, लेकिन तुरंत फोट काटने के बाद उसको रिफ़र कर दिया गया और ये भी कहा गया कि आपको जिससे कहलाना हो कहलाइए, इसको रिफ़र हम करेंगे। मैं मौके पर पहुंचा और मैंने देखा कि उसकी ऑक्सीजन हटा दी गई थी। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लापरवाही पूर्ण रवैया जिला चिकित्सालय में जो मुख्यालय का चिकित्सालय है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसीलिए हमने वहाँ पहुंचकर इसकी शिकायत सीएमएस महोदय से भी की, आज जिलाधिकारी महोदय से भी किया है और लिखित में उनकी शिकायत करूँगा, प्रकरण की जाँच भी कराऊँगा। मैंने मांग की है कि 3 सदस्यीय चिकित्सकों की समिति बने और वो उस पेशेंट की जांच हो कि वो रिफ़र करने योग्य था कि नहीं था। अगर नहीं था तो संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।